नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एक नया फरमान जारी किया है। यह नया फरमान अब वाहनों में चलने वालों के लिए है। जिले के सभी पेट्रोल डीजल पंपों में जिस व्यक्ति के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। जिला के ऑटो चालक, टैक्सी चालक और बस चालकों का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सड़क किनारे ठेला खोमचा लगाने वालों के अलावा अन्य स्ट्रीट वेंडर्स का वैक्सीनेटेड होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा माननीय उपायुक्त सर के माध्यम से जितने भी धनबाद जिला अंतर्गत दुकानदार हैं, फुटपाथ दुकानदार, पेट्रोल पंप, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, इन सभी को निर्देश दिया गया है कि अपना जिनका भी फर्स्ट डोज हो चुका है वो अपना सेकेंड डोज ले ले, और जिनका एक भी डोज नहीं लिया गया है उनको अपना डोज करा लेना, पहला डोज करा लेना। उसी क्रम में आज धनबाद हटिया में बहुत से ऐसे व्यवसायी भाई हैं हमारे जो अपने दुकान धंधा करते हैं लेकिन वैक्सीनेशन कैंप पे जाकर ले नहीं पा रहे थे, तो इनके लिए हम लोगों ने आज यह हीरापुर हटिया में वैक्सीनेशन साइट बना दिया है ताकि ये लोग अपना वैक्सीनेशन भी करा सके और अपना व्यवसाय भी कर सकें। ये प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने ये सोचा है कि जो हमारा वैक्सीनेशन की दर जो अभी चल रही है, हमारा धनबाद का फर्स्ट डोज 63% और सेकेंड डोज 26 या 27% के आसपास है। तो बहुत बड़ा गैप है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराना हमारा उद्देश्य है। और पेट्रोल पंप वगैरह जो जगह है वो एक सार्वजनिक प्लेस है जहाँ अन्य लोगों का भी आना जाना बना रहता है। अगर वैक्सीनेटेड पर्सन वहाँ पहुँचते हैं तो कोविड का थर्ड वेव के लिए भी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माने लोगों को वैक्सीनेट कराएं ताकि कोविड का प्रसार रोका जा सके बीमारी का। तो ये भी कारण है जो प्रशासन ने ये तय किया, क्योंकि व्हीकल यूज करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो इसलिए पेट्रोल पंप पर ये बंदिश लगाया। अगर सरकार और भी इसी तरह का कोई बंदिश कर दे, बाइक में जाने वाले के लिए भी वैक्सीनेशन का दोनों डोज चाहिए, तो इस तरह तमाम बंदिशें लगेंगी तो धीरे धीरे लोग जो है अपना दोनों डोज लेने के लिए भी तत्पर होंगे। ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया, 84 दिन बीत गया है और उसके बाद भी सेकंड डोज के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। अब ये हम लोगों ने एक कॉल सेंटर बनाया अपने यहाँ, लगभग 7-8 आदमियों को रख के, और जो लिस्ट निकाला जिनका 84 दिन से ज़्यादा था, लगभग 6000 वैसे अनुमानित लोग थे, उनसे संपर्क करने का, जिसमें 3664 लोगों को हमने टेलीफोनिक संपर्क किया। 22% ऐसे लोग निकले जिनका था कि उन्होंने सेकंड डोज कहीं ना कहीं ले लिया था, लेकिन बाकी लोग से या तो संपर्क नहीं हुआ है या बाकी लोग बोल रहे हैं आपको याद नहीं है। देखिए, कोरोना आपदा के टाइम में केंद्र सरकार राज्य सरकार की सामूहिक कार्यक्रम में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम देखेंगे धनबाद प्रॉपर में 60% फर्स्ट डोज ले चुके हैं और सेकेंड डोज में अराउंड 30% के लोगों ने ले चुके हैं। तो सवाई का एक बहुत बड़ा गैप बाकी बचा हुआ है, जिन्होंने अभी पहला डोज भी ले लिया है और सेकेंड डोज में काफ़ी गैप। तो उसको देखते हुए और साथ ही साथ जो हम लोग का कैंप साइट होता है, वैक्सीनेशन साइट होता है, वहाँ पर देखेंगे कि 1 महीने पहले जहाँ तक जितने वैक्सीनेशन उपलब्ध होते उससे ज़्यादा लोग रहते थे और हम किसी कारण से वैक्सीनेट नहीं कर पाते थे क्योंकि वैक्सीनेशन की संख्या कम थी। देखिए, अमूमन पिछले 1 महीने में आप देखेंगे कि हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, परंतु जो टर्न आउट हो रहा है लोगों का वैक्सीनेशन की, वो संख्या कम हो रही है। और जबकि हम डाटा वाइज देखेंगे तो 40% आबादी स्टिल हमारी फर्स्ट डोज नहीं ले पाई। तो उक्त के आलोक में जिला स्तरीय समिति ने डिसाइड किया था कि इस संख्या को बढ़ाने के लिए अगर कुछ हम लोग फोर्सफुल इन्फोर्समेंट का कार्य करेंगे, जैसे सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप, जो हमारे टैक्सी चालक हैं या ऑटो चलाते हैं, बसेस, इनको अगर हम टारगेट करते हैं तो सवाई का हमारा ओवरऑल परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और किसी तरह हम कोरोना के फैलाव को भी रोक सकेंगे। तो इसी मद में जिला स्तरीय समिति ने डिसाइड किया था। मकसद हमारा एक ही था कि संख्या बढ़ जाए। हमारा मकसद ये नहीं कि किसी का कार्य बाधित हो या आवागमन में किसी को दिक्कत हो। आसनसोल के जामुड़िया इलाके में देर शाम एक नकाबपोश अपराधी ने एक ईसीएल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची जामुड़िया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक ईसीएल कर्मी मदन बावरी प्रतिदिन इलाके के एक मटन शॉप में आना जाना करता था। घटना के वक्त भी वह इलाके के कुछ लोगों के साथ मटन शॉप पर गप कर रहा था। तभी अचानक से एक नकाबपोश अपराधी दुकान की तरफ आगे बढ़ा और उसने रिवॉल्वर निकाली और मदन बावरी के ऊपर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में मदन बावरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई।
लोगों को भागता देख अपराधी भी उनका फायदा उठाते हुए बहुत ही आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। রাত 9টা পরে আর কিছু পরে আমাদের গ্রামের এক ছেলে মদন বাউরিকে চাকরি খুলে গেছে, চাকরি করে সে মার্ডার হয়ে গেছে। উনি কি মাংস টাংস কিছু কিনতেছিলেন নাকি কি করতে এসেছিলেন, কি হয়েছিল? ওটা ঠিক ঘটনাটা হচ্ছে যে আজকে আমাদের এই চানামোড়ে যে মাংস দোকান আছে মন্ডল মিট শপ, সেখানে আমাদের গ্রামের সাড়ে গ্রামের একটা ছেলে আমাদের ইসিআরের এমপ্লয়ি, যার নাম মদন বাউরি। সে এখন বর্তমানে ইসিআরের কাজ করে। সে এসে রাত্রি 9টার সময় এখানে দোকানে এসে বসেছে, আর তখনই দুজন লোক সে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওকে কপালে ঠিক চেম্বার থেকে গুলি করে ওকে মার্ডার করেছে। মানে এই ঘটনা আমাদের এলাকায় কোনো হয়নি। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के राजबांध में देर रात रेलवे ट्रैक में दरार हो गई, जिससे धनबाद से हावड़ा जाने वाली गाड़ी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। रेलवे ट्रैक में हुई दरार की खबर समय से रेलवे कर्मचारियों व अधिकारियों तक पहुंच गई, जिसके बाद रेल अधिकारियों व कर्मचारियों की तत्परता से ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सका। सूचना के बाद रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर ट्रेन को हावड़ा के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान डाउन लाइन पर ट्रेनों का आवागमन घंटों ठप रहा। নিয়ে তারপর কি হলো? কি হয়েছিল? राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत 5 लोगों के खिलाफ अदालत में दाखिल मुकदमे में वादी डेंगलाल राम अदालत नहीं पहुंचे। वादी की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में समय का आवेदन देते हुए कहा कि कतिपय कारणों से वादी अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अदालत से समय की मांग की है। वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आवेदन देकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से जान माल की रक्षा करने की गुहार लगाई। प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की रिहाई को लेकर 4 राज्य को 23 से 25 नवंबर तक नक्सली बंदी का आह्वान किया गया है। बंदी को लेकर जसीडीह, झाझा, क्यूल रेलखंड पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसको लेकर आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा रेल रूट से गुजरने वाली विशेष ट्रेन के आगे पायलट ट्रेन चलाए जाने का निर्देश दिया गया है। ट्रेनों में स्कॉट पार्टी की संख्या बढ़ाई गई है। फिलीपींस की राजधानी मनीला के ताइताई इलाके में एक सिख व्यापारी जोगिंदर सिंह उर्फ जोजो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस पर मानगो के तरनजीत सिंह की हत्या का आरोप था। हत्या के समय व्यापारी जोजो टाइल्स खरीदने गया था और गाड़ी पार्क कर रहा था। बिहार के 36 जिलों के 55 प्रखंडों में आज सुबह 7 बजे से 8वें चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में 822 पंचायत के 11,527 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर संबंधित जिलों के चुनाव क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। नक्सलियों के बंद का चुनाव पर कोई असर नहीं दिख रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई है। राज्य भर में शराबबंदी को लेकर अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने विभिन्न जिलों में पिछले 1 सप्ताह में शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े 822 मामले दर्ज करते हुए 903 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान शराब बनाने वाली 19 भट्टियों को ध्वस्त किया गया और 46,449 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त की गई है। सूबे के सभी गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर पंचायती राज विभाग ने कार्य योजना बनाई है। ग्राम पंचायतों की वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समितियों की अनुशंसा के आधार पर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वार्ड समितियों की अनुशंसा के बाद पंचायत स्तर पर इसका अनुमोदन भी होगा। इसके बाद चिन्हित जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राज्य के 41,078 HIV संक्रमितों को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता भरण पोषण को लेकर दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत एड्स रोगियों को भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जाते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में 2 एजेंसी की लड़ाई में छात्र पिस रहे हैं।
यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कार्यप्रणाली में सुधार के मद्देनजर हाल ही में पुरानी कार्यरत एजेंसी को हटा दिया गया। उसकी जगह नई एजेंसी का चयन कर कार्य करने का आदेश दिया गया और नई एजेंसी ने काम शुरू भी कर दिया है और नई एजेंसी स्नातक प्रथम खंड में छात्रों का नामांकन ले रही है। अब तक स्नातकोत्तर में नामांकन शुरू नहीं हुआ है क्योंकि स्नातक तृतीय खंड का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। स्नातक तृतीय खंड में नामांकन से लेकर परीक्षा एवं टेबुलेशन तक का कार्य पुरानी एजेंसी ने किया है, अब सिर्फ रिजल्ट प्रकाशन होना था। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब मौसम गंभीर होता है तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिशें पहले ही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई बंद नहीं करेगा और फिलहाल इस पर अंतिम आदेश नहीं देगा। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए वह इसकी सुनवाई करता रहेगा। केंद्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार हुआ है। जहां पहले AQI 400 के पार था वह अब 290 हो गया है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कश्मीर से धमकी मिली है। इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा उनके आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया है कि उन्हें ISIS कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बाबत DCP मध्य दिल्ली श्वेता चौहान ने भी बताया कि शिकायत मिलने के बाद इस मामले की जाँच चल रही है। धमकी के चलते गौतम गंभीर के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वर्ष 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल दिल्ली के सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर होते ही कमज़ोर होती चली गई। पिछले 2 साल में कांग्रेस के 50 नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा है, जिससे सोनिया गांधी और राहुल पर लोग सवाल उठा रहे हैं। एक एक कर पुराने नेताओं के पार्टी को अलविदा कहने से देश की राजधानी में कांग्रेस का कुनबा तो सिमट ही रहा है, पार्टी के नेतृत्व पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेसियों में राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व दोनों के प्रति ही गहरी नाराजगी है। आलम यह है कि 2 साल से भी कम समय में सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, पार्षद और जिला अध्यक्ष रहे 50 से अधिक नेता हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। हैरत की बात यह है कि नगर निगम चुनाव तक पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं की फहरिस्त अब भी खासी लंबी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से भी मुलाकात करेंगी। चर्चा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के अलावा विपक्ष के अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। ममता बनर्जी 25 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगी। ममता का दिल्ली का दौरा संसद के शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले हो रहा है, जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा, कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और अशोक तंवर मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह करीब 11:07 पर कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर विशेष विमान से उतरे। उनके साथ पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रहीं। यहां पर पहले से उपस्थित राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की और पुष्प भेंट किया। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री नीलिमा कटियार और महापौर प्रमिला पांडे समेत भाजपा कानपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष वीना आर्या पटेल समेत करीब 16 लोगों ने भी शिष्टाचारी भेंट की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।